साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी शिक्षक प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूं। हर शनिवार की तरह एक बार फिर आप सभी शिक्षकों के द्वारा पूछे गए सवालों के साथ हमारे बीच मौजूद हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है कि विभाग पीएम श्री विद्यालयों की व्यवस्था के संदर्भ में विभाग क्या सोच रखती है? देखिए, पहले किताबें छपती थी और विलम्ब होता था, और ऐसा भी हुआ कि सत्र शुरू हो गया, नवंबर में जाके किताबें में मिली हैं कुछ सालों में। लेकिन फिर सरकार ने सोचा कि चलिए डीबीटी कर देते हैं। देखिए, डीबीटी एक बहुत बड़ी समस्या है। एक तो किताबें मिलना बाजार में, और समय पे इतनी सारी किताबें मिलना, मतलब आप समझ सकते हैं 2 करोड़ बच्चे हैं और बच्चों को किताब नहीं मिली, बाजार में भी किताब उपलब्ध नहीं हुई, पब्लिशर्स ने प्रिंट नहीं किया, और बड़ी ख़राब किस्म की क्वालिटी की किताब मिली। ऐसे भी हुआ कि बच्चे पुरानी किताबें इधर उधर से बोरो करके लिए। लेकिन अब ये व्यवस्था है कि किताबों की छपना की प्रक्रिया जो है वो परिवर्तित हो गई है। आप देखेंगे, हम लोगों ने अब कल ही मेरी समीक्षा हुई और हम लोगों ने 1 अप्रैल 2025 में जो किताबें दी जानी है उसकी छपाई पर निर्णय अब कल ही हम लोगों ने ले लिया कि कल हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक प्रक्रिया आरंभ की जाए और वो 1 अप्रैल 2026 में बटनी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा प्लानिंग इसका होता है, ताकि हम लोग का ये है उद्देश्य है कि सत्र शुरू होने से पहले, मतलब 1 अप्रैल जो स्कूल क्लास शुरू होगी उससे पहले कम से कम 1 महीने पहले किताबें पहुंच जाएं। और इस बार चुनाव भी है बीच में, तो इसलिए हम लोगों ने जल्दी शुरू किया है कि किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, समय पे किताबें छप जाएं, ताकि 1 अप्रैल 2026 में ये किताबें, नई किताबें मिल जाएं। और साथ ही साथ जो किताबों में परिवर्तन भी करना है, रिवीजन हर साल होता है, तो इस साल किताबों का रिवीजन भी शुरू हो गया है। और करीब हम लोग को लगता है कि सितंबर 1 से किताबें एक्चुअली प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी और किताबें पहुंचने लग जाएंगी स्कूल में करीब जनवरी, फरवरी, मार्च में। तो समय पे आपको किताब मिल जाएंगी। इसलिए डीबीटी पर ज़्यादा हम लोग जोर नहीं देते हैं कि समय पे किताब जब मिल ही रही है तो मेरे ख्याल से शिक्षकों, विद्यार्थियों को कठिनाई नहीं होगी। दूसरा, उन्होंने कहा पीएम श्री। ये पीएम श्री जो विद्यालय हैं, ये भारत सरकार की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसके अंतर्गत जो स्कूल हैं उसको एक आदर्श स्कूल बनाना है। उसके बिल्डिंग कंप्लीट होने हैं, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर उसका कंप्लीट होना है, उसके लेबॉर्ट्रीज कंप्लीट होने हैं, साथ ही साथ उसके म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, सारे मतलब सभी उसके आयाम उसका कंप्लीट करने हैं। और साथ ही साथ टीचर का प्रशिक्षण है, और उसका जो सॉफ्ट स्किल्स हैं स्कूल में सभी देना है। तो एक परिपूर्ण, मतलब फुल कंप्लीट स्कूल इन ऑल रिस्पेक्ट, वो बनाने का उद्देश्य है। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी योजना है पीएम श्री। हम लोग तो चाहेंगे कि और ज़्यादा हो, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार और सैंक्शन करे। लेकिन इस साल काफ़ी संख्या में पीएम श्री स्कूल सैंक्शन हुए हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने शुरू कर दिया। अगला सवाल डॉक्टर संतोष कुमार राणा एवं समस्त विख्यातागण डायट रामबाग मुजफ्फरपुर से। कहते हैं, महोदय सादर नमस्कार। हम डायट रामबाग मुजफ्फरपुर के विख्यातागण यह जानना चाहते हैं कि जब हमने सेवा पुष्टि हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा कर दिए हैं, विभागीय प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन किया है तथा निरंतर निष्ठा व कर्तव्य परायणता के साथ शैक्षिक कार्यों का निर्वहन करते आ रहे हैं, तो क्या विभाग अब हमारी सेवा पुष्टि की प्रक्रिया जो विगत 5 वर्षों से लंबित है को शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु आवश्यक और प्रभावी कार्रवाई करेगा? आपकी सकारात्मक एवं शीघ्र पहल की हम अपेक्षा करते हैं। देखिए, ये बड़ा दुखद बात है कि 5 साल हो गए हैं और सेवा संपुष्ट नहीं हुई है। तो जिसने भी विलंब किया उस पर तो कार्रवाई होगी, और मैं चाहूँगा कि अगला 1 सप्ताह में इनका समाधान हो जाए। और हम लोग का हमेशा ये रहा है कि जो सेवा संपुष्टि है, अगर कागजात सभी पूरे हो गए होंगे तो संपुष्टि समय पे हो, ऐसे विलम्ब नहीं हो। और विलम्ब होगा तो संबंधित पदाधिकारी या कर्मचारी जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई तो होगी, लेकिन काम भी हो जाना चाहिए।
और एक सप्ताह में इसको हम लोग करवा देंगे। अगला सवाल अनिल कुमार पांडे, माध्यमिक शिक्षक, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय धुरलक समस्तीपुर से। माध्यमिक स्तर के गणित विषय को सुलभ व सरल बनाने की भविष्य में विभाग की कोई योजना है? जैसे गणित विषय के शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण, अभ्यास पुस्तिका का विभाग द्वारा बच्चों के लिए उपलब्धता, आधुनिक तकनीक के उपयोग की संभाव्यता या अन्य। देखिए, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैं पिछले बहुत सारे एपिसोड में मैंने कहा है, हम लोगों ने पिछले बार 100 दिन वाला कैंपेन भी चलाया था कि 100 दिन केवल मैथ्स और रीडिंग की क्लासेस पहले क्लास और दूसरी रहेगी। हम लोगों ने एक FLN भी हम लोगों ने डेवलपमेंट प्रोसेस किया, बहुत सारे FLN किट्स भी डेवलप हुए और हम लोगों का है कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट है, बहुतों को कठिन भी लगता होगा, लेकिन FLN किट के माध्यम से उसको सरल बनाया जा सकता है और लर्निंग भी ईजी बनाई जा सकती है। और मैं पिछली बार जब ACRT में एग्जीबिशन में गया था तो बहुत अच्छे इनोवेटिव FLN किट्स भी थे जो मैथ्स से संबंधित थे, केवल मैथ्स से संबंधित थे। और मैं चाहूँगा ACRT इसको प्रचार प्रसार करे और टीचर्स का ट्रेनिंग दे और टीचर्स के ट्रेनिंग में कम से कम ये FLN किट्स कैसे मैथ्स पढ़ाए जाएं इस पर विशेष ध्यान दें। और साथ ही साथ SCRT में भी हम लोग इस बार जो टीचर्स ट्रेनिंग का जिस साल का सत्र है उसमें FLN और मैथ्स और रीडिंग एबिलिटीज़ बच्चों में कैसे डेवलप की जाए इस पर ट्रेनिंग पे हम लोग जोर देंगे। सर, अगला सवाल भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, मध्य विद्यालय कर्मा, गुरारू गया, BPSC TRE 2 द्वारा चयनित गणित विज्ञान का शिक्षक है। महोदय, आपका ये हर शनिवार का संवाद करना काफी सराहनीय है और हमें आपसे जुड़ने और आपको सुनने का मौका मिलता है, जिससे पूरा शिक्षक समाज काफी लाभान्वित होता है। महोदय, बिहार में ट्यूशन की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि बच्चे स्कूल ना आकर वहां जाते हैं और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार को मालूम है कि काफ़ी सारे ट्यूशन टीचर स्कूल के समय में ही क्लासेस चलाते हैं। इस वजह से काफ़ी बच्चे स्कूल नहीं आते। इस पर सरकार कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? मैं पिछले साल से अब तक कई बार गांव में जाकर और पेरेंट्स टीचर मीटिंग करके लोगों को समझा चुका हूं, परंतु अभी भी बहुत सारे बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आते हैं। इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? देखिए, पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि जो ट्यूशन है, स्कूल अवधि में कोई भी सरकारी स्कूल में नामांकित छात्र ट्यूशन में नहीं जाए और सरकारी शिक्षक उस अवधि में ट्यूशन में क्लासेस नहीं ले सकते हैं। यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, और यह भी प्रतिबंधित है कि कोई भी सरकारी शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, ये बिल्कुल प्रतिबंधित है। और यदि कोई शिक्षक जानबूझ के और इस मतलब जबरदस्ती या जानबूझ के इस रूल का उल्लंघन करता है कि मतलब वो सरकारी शिक्षक जो है वो किसी ट्यूशन क्लास मतलब ट्यूशन कोचिंग सेंटर में पढ़ाएगा, तब तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। उसका काम ये है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, सरकारी स्कूल में स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ाएगा। यह बिल्कुल अलाउड नहीं है कि कोई भी सरकारी टीचर किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाएंगे। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दिया हूँ और इस संबंध में हम लोग स्पष्ट निर्देश भी देंगे और कोई कंप्लेंट आएगा तो उस पर तो कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि यह हम लोग नहीं चाहते हैं कि एक कोई स्टूडेंट मतलब यह देखे कि अपना टीचर ही जब चला गया ट्यूशन पढ़ाने तो वो भी चला जाएगा, स्वाभाविक है। तो यह पब्लिक को भी अलर्ट होना है और बाकी टीचर्स को भी अलर्ट होना है कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे और सरकारी स्कूल में जो नामांकित छात्र हैं वह ट्यूशन सेंटर में नहीं जाएंगे ट्यूशन अवधि में, मतलब सॉरी जो स्कूल अवधि में। स्कूल का अवधि के बाद वो अपना ट्यूशन जहाँ लेना लें और प्राइवेट टीचर अपना जो पढ़ाना पढ़ाए, वो हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट है और हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस, फोटो बेस्ड अटेंडेंस शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स का भी। तो जल्दी जैसे लौटेंगे अपने समर वेकेशन से तो स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी हम लोग कंपलसरी कर देंगे। तो यह हम लोग यह टॉलरेट नहीं करेंगे कि स्टूडेंट्स क्लास मिस करें, क्लास से गायब रहें
अन्यथा कहीं घूम रहे होंगे। ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टूडेंट्स का भी हम लोग समर वेकेशन के बाद शुरू कर देंगे। सर अगला सवाल है। नमस्कार एससीएस सर, मैं राशिद आलम यूएमएस भीमाइन खैरा जमुई में उर्दू टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। सर मेरे स्कूल में उर्दू के स्टूडेंट हैं, उर्दू में पढ़ाई भी होती है, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उर्दू सब्जेक्ट का नहीं आता है। मजबूरन संस्कृत सब्जेक्ट का एग्जाम लेना पड़ता है। कृपया इसका सॉल्यूशन कीजिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है और मैं ये चेक करूँगा कि उर्दू का पेपर क्यों नहीं गया। उर्दू का अगर पढ़ाया जाता है तो उर्दू का पेपर जाना चाहिए, संस्कृत का पढ़ाया जाता है तो संस्कृत जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि उर्दू पढ़ के संस्कृत लिखेगा या संस्कृत पढ़ के उर्दू है, नहीं, ये गलत, बिल्कुल गलत। और जहाँ पर भी लापरवाही हुई है मैं इसको चेक करूँगा। सर अगला सवाल नरेश कुमार निराला जिलाधिकारी से पुरस्कृत विशिष्ट शिक्षक आदर्श प्राथमिक विद्यालय केवला से। कहते हैं, जी नमस्कार सर, शिक्षा की बात शनिवार मेरा प्रश्न है कि वर्ष 2007 में हजारों नवसृजित प्राथमिक विद्यालय खोला गया और सैकड़ों प्राथमिक को उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय बनाया गया, जो काफी सराहनीय कार्य रहा। अभी भी बहुत से ऐसे पंचायत है जहां नवसृजित प्राथमिक विद्यालय खोलने की अति आवश्यकता है और ऐसे कुछ प्राथमिक विद्यालय भी हैं जिसे उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय बनाने की जरूरत है। कई ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय 7 वर्ष पूर्व बनकर तैयार है, लेकिन अभी भी उस भवन में कक्षाएं संचालित नहीं हो रही है। जैसे सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय भीमपुर का 3 मंजिला भवन जो लगभग 7 वर्ष पूर्व बनकर तैयार है, लेकिन आज भी उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है। सरकार और विभाग नए प्राइमरी स्कूल खोलने और कुछ प्राइमरी स्कूल को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित करने और भवन बने उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा संचालित करने पर क्या विचार रखती है? देखिए, जो स्कूल की बात कर रहे हैं जहाँ बिल्डिंग बन के तैयार है और संचालित नहीं हुआ, मैंने डीओ से बात की और डीओ ने कहा कि क्योंकि जिस कारण से जब हेडमास्टर को आदेश दिया गया था उसने वहाँ अपना स्कूल शिफ्ट नहीं किया, जिसके कारण से डीओ पे जो हेडमास्टर है उस पर कार्रवाई भी हुई। और मेरा बिल्कुल स्पष्ट है, जो डीओ ने कहा कि वहाँ पे पानी जमता है या रोड का कोई इश्यूज़ है, उसने बहुत सारे कारण बताए, तो मैंने उसको स्पष्ट कहा है कि सोमवार से स्कूल शुरू हो जाना चाहिए और सोमवार से क्लास का संचालन स्कूल में हो जाना चाहिए। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है और अगर नहीं होगा तो मैं डीओ पे कार्रवाई करूँगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर स्कूल बनकर तैयार होगा तो शुरू हो जाना चाहिए और क्लास से शुरू हो जानी चाहिए। कोई कारण नहीं होना चाहिए कि वहाँ स्कूल नहीं हो। दूसरा है कि हम लोग अभी भी बहुत सारे कहीं जगह दिखते हैं कि प्राइमरी स्कूल का अभाव है। अभी हाल ही में मैं नवादा गया था, तो जो कोडरमा का बॉर्डर है, ज़िले हैं पहाड़ों पे, कुछ लोग वहाँ से आए थे और वो अपने गांव में प्राइमरी स्कूल की मांग कर रहे थे कि भाई हमारे यहाँ स्कूल होना चाहिए। तो ऐसे सब क्षेत्र जहाँ पे प्राइमरी स्कूल पहाड़ी इलाके हैं और जहाँ पे 1 किलोमीटर से कम दूरी वाले क्षेत्र हैं, तो हम लोग उस जितने भी ऐसे रिमोट लोकेशंस हैं और जहाँ पर प्राइमरी स्कूल नहीं है, जो सरकारी नॉर्म है, हम लोग का सरकारी नॉर्म है और हम लोग का सरकार का लक्ष्य है कि प्राइमरी स्कूल्स हों और जहाँ पर भी बच्चे ज़्यादा हैं या हर पंचायत में हम लोगों ने ऑलरेडी हाई स्कूल में उत्क्रमित कर दिया है और कोशिश करेंगे कि प्राइमरी स्कूल को भी हम लोग कम से कम मिडिल स्कूल में उत्क्रमित करेंगे। सर अगला सवाल, कहते हैं, मेरा नाम संतोष कुमार, ग्राम पोस्ट सरौनी कला, थाना बिहारीगंज, प्रखंड ग्वालापारा, मधेपुरा जिला से हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए आपके उत्कृष्ट कार्य को सादर प्रणाम सर जी। जब से बिहार में शिक्षा का पद आप और के पाठक सर जी संभाले हैं, तब से बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। मुझे आप पर बहुत गर्व है सर जी। महोदय से मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार से बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद एवं कला प्रशिक्षण भी अनिवार्य है, जिसमें बच्चों को खेल तो कराया जाता है किंतु कला नहीं सिखाया जाता है, जबकि शिक्षा और कला एक दूसरे का पूरक है। इस प्रकार सर जी से मेरा इच्छा यह है कि जून महीने में जो ग्रीष्मकालीन 20 रोज विद्यालय बंद रहेंगे, तो उस बीच में बेरोजगार कलाकार के द्वारा
कला प्रशिक्षण, चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तशिल्प, पेपर क्राफ्ट दिया जाए तो बच्चों चिलचिलाते धूप से बचे रहेंगे और कला भी सीखेंगे। एक बार फिर आप मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर जी से सादर प्रार्थना है कि बेरोजगार कलाकार को कुछ मानदेय पर ग्रीष्मावकाश विद्यालय में कला प्रशिक्षण शुरू करने की कृपा की जाए। पूरा ईमानदारी के साथ प्रशिक्षण देंगे। इस मानदेय से हम जैसे गरीब कलाकार की आगे पढ़ाई जारी रह सके। मेरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे पिताजी पैर से विकलांग हैं। मेरा इच्छा है कि हम ललित कला शिक्षक बने। नहीं, सुझाव तो बहुत अच्छा है और स्कूलों में संपर्क कैंप, टीचर्स तो सब छुट्टी पे चले जाएंगे और जैसे कि मैंने कहा कि सभी लोग अपना ग्रीष्म अवकाश में जाएंगे, लेकिन इस प्रकार के जो स्थानीय लोकल कलाकार हैं समर कैंप्स ज़रूर चला सकते हैं गांव में। और हम लोग कोशिश कुछ प्लान आउट करते हैं कि हम लोगों ने कुछ NGOs को भी कहा है समर कैंप्स चलाने को और एक व्यवस्था विकसित करते हैं कि बाकी गांव में भी कला, म्यूज़िक, डांस और स्पोर्ट्स का समर कैंप्स चले और आर्ट और क्राफ्ट का भी कुछ कोशिश करते हैं। लेकिन आइडिया अच्छा है और सुझाव अच्छा है, इस पर मैं कुछ वर्कआउट करता हूँ। एक सवाल है सर, नमस्ते। मैं शशिकांत कुमार प्राथमिक विद्यालय ताती टोला बभन गामा जिला खगड़िया से में 2014 से शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मुझे समाज सेवा करना अच्छा लगता है। सरकार के द्वारा किसी प्रकार की योजना सरजमी तक लाना एक कठिन परिश्रम है। बदलते समय में हर व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के कारण सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना को लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। सर, अब मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रथम कक्षा से नीचे 2 कक्षा का संचालन करने की चर्चा है, जिसमें आंगनबाड़ी प्रत्येक वार्ड में संचालित किया जाता है और आंगनबाड़ी में 2 महिला स्टाफ सेविका और सहायिका होते हैं। छोटे बच्चों का प्रथम स्कूल आंगनबाड़ी ही होते हैं, परंतु मध्यम वर्ग के बच्चे प्ले स्कूल जाते हैं। आंगनबाड़ी में 2 महिला स्टाफ, सेविका और सहायिका का कार्य। सेविका प्रधान संचालन करता एवं सहायिका बच्चों को लाना और मध्याह्न भोजन बनाकर खिलाना। सेविका द्वारा 16 से 20 पंजी का संधारण करना होता है। स्टाफ उपस्थिति पंजी, अन्नप्राशन पंजी, गोद भराई पंजी, भंडार पंजी, टीकाकरण पंजी, सामाजिक बैठक पंजी, दूध वितरण पंजी, राशन वितरण पंजी, बालवाड़ी बच्चा उपस्थिति पंजी, विवाह पंजी, विवाह, मृत्यु एवं जन्म पंजी, महिला मंडल बैठक पंजी, सर्वे पंजी, निरीक्षण पंजी, वजन पंजी, मुख्यमंत्री कल्याण कन्या उत्थान योजना पंजी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पंजी, जिसमें सेविका क्या क्या करे। सरकार की शिक्षा और पहल में जन्म के बाद 3 से 6 साल में के बच्चों को बालवाड़ी में शिक्षा दी जाती है, जिसमें शैक्षणिक गतिविधि के लिए स्टाफ की कमी है। सर, मेरा ध्यान शिक्षा सेवा की ओर है। वह अपने टोला से या विद्यालय के पोषक क्षेत्र के टोला से बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना और पोषक क्षेत्र में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का दायित्व है, जिसमें यह मेरा मानना है कि सर की टोला सेवक या शिक्षा सेवक को आंगनबाड़ी में बालवाड़ी के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक प्रावधान लाने की आवश्यकता है, क्योंकि सर एक सरकार की योजना को मैं समझना चाहता रहा हूं कि एक वार्ड में प्रायः एक आंगनबाड़ी होते हैं। प्रत्येक वार्ड में 80 से 100 बच्चे रहते हैं, परंतु आंगनबाड़ी में बालवाड़ी में 40 बच्चों का नामांकन किया जाता है। शेष बच्चे इधर उधर रह जाते हैं, जिस कारण जब वह बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो उसे पढ़ना और विद्यालय जाना अच्छा नहीं लगता है। सर, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में सरकारी विद्यालय में शिक्षक की उपस्थिति ठीक ठाक हो गई है और शिक्षक सेवक को बालवाड़ी में बच्चों को पढ़ाने के लिए समय का प्रावधान लाना चाहिए। देखिए, ये ज़रूर जो सुझाव करता है, उन्होंने आंगनबाड़ी में जितने प्रतिवेदन और प्रपत्र भरने पड़ते हैं, मैं भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी रिपोर्ट्स और कागजात किसी आंगनबाड़ी सेविका को भरने पड़ते हैं। मैं भी बहुत आश्चर्य रहा और बहुत अच्छा उन्होंने जानकारी दी।
हम लोग का ये जो कार्यक्रम है उसमें ये है कि जितने भी हम लोग आंगनवाड़ी के बच्चे हैं वो तो आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, 40 बच्चे जैसे कहा, और बाकी बच्चों को प्री स्कूल के रूप में जो प्राइमरी स्कूल है उसमें रखने का प्रावधान है। और हम लोग ने शुरू ही किया अभी कि जितने भी नॉन आंगनवाड़ी, जो आंगनवाड़ी में बच्चे नहीं हैं, उनको प्ले स्कूल के रूप में प्राइमरी स्कूल में रखा जाए, और जिसको कहते हैं प्री प्राइमरी, और उसमें रखने के बाद 2 साल रखने के बाद फिर वो बच्चे अपना स्कूल में आ जाएंगे। तो ये व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया, और ऑलरेडी हम लोग बहुत स्कूल में शुरू कर चुके हैं। और मैं ज़रूर इसका रिव्यू करूँगा कि सभी प्राइमरी स्कूल्स में प्री प्राइमरी क्लासेस भी हों जहाँ पे ये सब बच्चे रहें, और साथ ही साथ आंगनवाड़ी में तो है ही हैं बच्चे। तो ये रिव्यू करूँगा। और ये अच्छा सुझाव था कि जो टोला सेवक हैं, तालीमी मरकज़ हैं और अन्य जो साधन सेवी सब हैं, तो ये सब इसमें सहयोग कर सकेंगे, और बच्चे कम से कम प्राइमरी स्कूल से पहले 2 साल पहले ही स्कूल में कम से कम 1 घंटा आएँ और बैठें और जाएँ। ये व्यवस्था हम लोग लागू करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगला सवाल एक शिक्षिका प्रखंड पोठिया किशनगंज से हैं। महोदय, मैं 14 वर्षों से प्रभार में हूँ। आए दिन बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए नए नए नवाचार करती रहती हूँ, परंतु सहायक शिक्षकों द्वारा विद्यालय में कभी उपस्थिति को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई देती है। क्या बच्चों के उपस्थिति की जिम्मेदार केवल प्रधान शिक्षकों की है? क्या ड्रॉप आउट हुए बच्चों को विद्यालय से जोड़ने में वर्ग शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं? देखिए, जैसे कि कहा है कि हम लोगों ने हर क्लास के लिए क्लास टीचर अपॉइंट करने को कहा है, और उस क्लास टीचर की जवाबदेही है कि उसके जो बच्चे हैं वो सभी स्कूल आएँ और मॉनिटर उसको करना है। ये प्रधान अध्यापक का काम नहीं। प्रधान अध्यापक का काम है कि भाई वो इकट्ठा करेंगे आंकड़े, लेकिन हर क्लास का अपना इंडिविजुअल क्लास टीचर है, और उसको मॉनिटर करना है कि कौन बच्चा आया, कौन बच्चा नहीं आया, और ये उसका काम है। ये नहीं कह सकता कि भाई प्रधान अध्यापक जाने कि कौन सा बच्चा आ रहा है, जा रहा है। ये हर क्लास टीचर, हर क्लास का टीचर को है। और यह भी हम लोगों ने कहा है कि उसी का काम है मिड डे मील उसको खिलाना, उसी का काम है कि वो मिड डे मील खाया नहीं खाया, अटेंडेंस चेक करना, अटेंडेंस दस्तखत करना, तो सारा काम उसी का है। तो हर क्लास का क्लास टीचर को अपनी जवाबदेही निर्धारित है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला सवाल सर, मैं सुहानी कुमारी वर्ग 7वीं कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला में पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे अभी तक पुस्तक नहीं मिला है। अब तो कुछ दिनों में गर्मी की छुट्टी होने वाली है। समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे बिना पुस्तक के कैसे पढ़ेंगे। सिद्धार्थ सर से मेरी विनती है कि हम बच्चों को जल्द से जल्द पुस्तक प्राप्त करवाएं। देखिए, मुझे जब प्रश्न आया था तो मैंने टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन में बात की और डीओ पटना से भी बात की, और देखिए समय पे किताब हम लोगों को उपलब्ध कराना था। क्यों नहीं हुआ ये मैं एक बार चेक करूँगा, लेकिन जहाँ तक आवेदिका का है तो ये मंडे को ये किताब इनको मिल जाएगी। लेकिन ये रिव्यू करूँगा कि समर वेकेशन से पहले कम से कम सारे बच्चों को किताब मिल जाए, ताकि समर वेकेशन में जो भी जिसको समय मिले अपना बैठ के अपना पढ़े। और ये घटना होनी नहीं चाहिए थी, बट मंडे को इसको किताब मिल जाएगी। लेकिन कोशिश करेंगे कि अब ये डिले नहीं हो। सर, आज का आखिरी सवाल। सर, लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब तक आएगी? कृपया इस पर संज्ञान लें, आपकी विश्वासी। हम लोग अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं इस पर, हम लोग देख रहे हैं कि क्या वैकेंसीज हैं और क्या है। एक बार देख लेंगे, उसके बाद इस पर निर्णय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।